दोस्तों 25 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी न्यूज है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी स्कीमें वगैरह लॉन्च की हैं और जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को जो मैसेज दिया है रिसेंट जो उनकी विजिट रही है, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे ये जुलाई में रिज्यूम की जाएगी। पिछली बार ये हुई थी 2017-18 में। इसके रिजल्ट्स को सरकार ने कभी रिलीज नहीं किया, तो इससे एसोसिएटेड जो भी न्यूज वगैरह है इसको बात करेंगे। वेंकैया नायडू जी ने बोला है कि भैया 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पे बदलने की जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर वेस्टर्न घाट्स में एक स्पेशीज है जो कि एक प्रकार का केमिकल वॉरफेयर कर रही है, आसपास की स्पेशीज को अपने सामने टिकने ही नहीं दे रही है। ये कौन सी स्पेशीज है? एक एवेन्यू ट्री की तरह इसको लेके आया गया था, लेकिन ये तड़खाट मचा रही है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और भी कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसके बारे में बात करेंगे। और आईएमएफ ने पाकिस्तान के लोन को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को $6 बिलियन से बढ़ा के $8 बिलियन कर दिया है नई सरकार के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, हियाटस। हियाटस मतलब एक एक्टिविटी के बीच में थोड़े समय के लिए रोक लग दी और उसके बाद वो चालू। हियाटस मतलब रुक जाना किसी चीज का कुछ समय के लिए। जैसे आफ्टर हियाटस कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई, मतलब ओवरऑल बीच में कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे नहीं हुई, हियाटस आ गया, रुक गई और उसके बाद फिर से शुरू हो रही। हियाटस मतलब बीच में रुक गया, रुक जाना किसी चीज का, एक गैप सा पड़ जाना। चलिए पहली न्यूज देखते हैं। इससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक चाहिए दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। डेज ऑफ माइजरी ओवर, पीएम मोदी टेस्ट जेएंडके यूथ। तो मोदी जी ने यहाँ पे भाषण दिया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में पहले की जनरेशन को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हैं, अब ये प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। 20,000 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जम्मू में लॉन्च किया है और दिल्ली से दूरी को रिड्यूस करने की बात की है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेशनल पंचायती राज डे पे जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट से मोदी जी ने भाषण दिया कि मैं जेएंडके के यूथ को बताना चाहता हूं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जो भी माइजरी हुई है, आपके पेरेंट्स को जो भी माइजरी हुई है, आपको नहीं होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर ऑलरेडी पिछले 8 साल से अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो दूरियां हैं उसको केंद्र की सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। फिर जो डोगरी भाषा है जम्मू की, जो डोगरी कल्चर, उसकी स्वीटनेस और रिचनेस की यहाँ पे बात की। और एक फ्रेज पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में इस्तेमाल किया था मोदी जी ने। जब पहले जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज के साथ मीटिंग की थी तब मोदी जी ने शब्द इस्तेमाल किया था, फ्रेज इस्तेमाल किया था, दिल की और दिल्ली की दूरियां, इनको कम करेंगे। और अभी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसके थ्रू मोदी जी ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके थ्रू ये कम करेंगे। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जेएंडके और लद्दाख में लॉन्च किया गया है जो कि दिल्ली, श्रीनगर और दिल्ली की दूरी को कम करेंगे, ठीक है ना। ट्रेवल टाइम को 2 घंटे से कम लेके आएंगे। भैया फ्लाइट तो 2 घंटे से कम की है, काफी लंबे समय से चल रही है। फिर मोदी जी का बोलना है कि अगले 25 सालों में जेएंडके में एक नया एरा ऑफ डेवलपमेंट आएगा। यूएई से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जेएंडके के अंदर खर्च करने के लिए। 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों में, और पिछले 2 सालों में ही 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई है। टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में। भले ही जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज निकल के आती रहती है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू एंड कश्मीर वैली में बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जो अलग अलग पार्टी कैडर्स है वो भी चाहते हैं कि भाई जम्मू में टूरिज्म आए, चूंकि उससे लोगों की जिंदगियां चलती हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा 850 मेगावाट के राटले पावर प्रोजेक्ट का, 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। ओके, मोदी जी ने यहाँ पे बोला कि पहली बार जो 3 टायर इलेक्शंस हुए थे विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के, ये पीसफुली हुए हैं। यहाँ पे 30,000 रिप्रेजेंटेटिव्स विलेज सिस्टम में अपने हिसाब से अपनी लोकल कम्युनिटीज को चला रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक 175 सेंट्रल लॉज जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब वो एप्लीकेबल होने लगे हैं। तो जेएंडके की जो यूथ्स हैं, वुमेन है, दलित है, वाल्मीकि हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट मिला है। इनको आजादी मिली है 70 साल आजादी के बाद। मतलब ओवरऑल पहले के जो लॉज थे जम्मू एंड कश्मीर के ओन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके थ्रू हर लेवल के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था, अब यहां पे मिल रहा है। फिर इंपेडिमेंट्स टू ग्रोथ की बात की गई है। देखा जाए तो भाई नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जम्मू एंड कश्मीर पीछे था। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद बताया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर आगे आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी कम है, इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम जनरेशन भी बढ़ेगा यहाँ पे।
हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गुड गवर्नेंस होगा, साउंड फिस्कल मैनेजमेंट होगा। ये सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं मोदी जी के इस अनाउंसमेंट के बाद, इस विजिट के बाद। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन में ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपको काम आएगी। फिर भाई जुलाई से शुरू होगा हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। ये जो पर्टिकुलर सर्वे है वो 5 साल में एक बार होता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा इसको करवाया जाता है। तो प्रोलॉन्ग ब्रेक के बाद ये शुरू हो रहा है। अच्छा, इसका प्रोलॉन्ग ब्रेक इसलिए और बताया जा रहा है क्योंकि पिछले ऐसा सर्वे हुआ था 2017-18 में, और 2017-18 के सर्वे रिजल्ट्स को सरकार ने पब्लिश नहीं किया। बोला डाटा क्वालिटी इश्यूज की वजह से जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस समय पे अपोजिशन ने सरकार का दिमाग खा लिया था, ये बोला था कि आपकी परफॉर्मेंस गंदी है इसलिए सर्वे के रिपोर्ट के आउटकम अच्छे नहीं आए हैं और आप इसको रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। सरकार ने बोला है कि भाई जो डाटा गैदरिंग हुई उस डाटा गैदरिंग में कुछ कमी थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थी, तो इसीलिए हम डाटा क्वालिटी इश्यूज की वजह से सर्वे की फाइंडिंग्स पे बैंक नहीं कर सकते। तो खैर ठीक है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अगर देखा जाए तो लंबे समय से इंडिया में हाउस होल्ड लेवल पे कितनी स्पेंडिंग होती है, एक एवरेज हाउस होल्ड इंडिया के अंदर कितना खर्चा करता है, और इससे आइडिया लगता है कि हमारे देश के अलग अलग भागों में क्या पॉवर्टी लेवल्स हैं। ये चीज कहीं ना कहीं कंपाइल नहीं हो पा रही है इंडिया के अंदर। अगर आप देखो तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जीडीपी, इसको कैलकुलेट करने में भी इस प्रकार की जो सर्वेज हैं वो थोड़ी इंसाइट्स देते हैं। बट चूंकि लंबे समय से हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा आ गया है, एक बीच में लल सा आ गया है ओवरऑल ये आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को पता करने में। फिर ये जो एस्टिमेट्स होते हैं मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन एस्टिमेट्स का एक्सपेंडिचर के अलग अलग हाउस होल्ड्स में, अलग अलग क्लासेस के पर्सन्स में, इनके जो रिजल्ट्स हैं जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होगा तो सर्वे के 1 साल बाद, मतलब सर्वे का जो फील्ड वर्क शुरू होगा उसके 1 साल बाद ही कहीं जाके पब्लिश होंगे। यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि रूरल और अर्बन पार्ट्स के लिए अलग डाटा सेट्स होगा, हर स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए एक्सपेंडिचर जो डाटा है वो हमारे सामने निकल के आएगा। 2019 के लगभग पे जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसने बोला था कि MOSPI इसको बोलते हैं, इसने बोला था कि भाई देखिए ये जो आप इल्जाम लगा रहे हो कि 2017-18 में जो सर्वे की फाइंडिंग्स थी सरकार के अगेंस्ट थी इसलिए सरकार ने इसको रिलीज नहीं किया, ये आपका इल्जाम गलत है। ओवरऑल कुछ टेक्निकल डिटेल्स की वजह से हम इसको नहीं रिलीज कर पाए। अगला सर्वे कंडक्ट करने का प्लान था 2020-21 और 21-22 में, बट पैंडेमिक के चलते उस प्लान में भी कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो अब फाइनली हम सर्वे यहां पे कंडक्ट करवा रहे हैं जुलाई 2022 से। अच्छा, 2017-18 से पहले कब सर्वे हुआ था? तो 2011-12 में एक सर्वे हुआ था, उससे पहले 2009-10 में भी सर्वे हुआ था। अब जो 2009-10 के सर्वे के रिजल्ट थे ना वो अच्छे नहीं आए थे। उसका रीजन ये था कि आपको याद होगा 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस ऑफ यूएसए, जो कि पूरी दुनिया में जिसने इफेक्ट डाला था। तो उसके बाद जो 2009-10 में सर्वे रिजल्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद आप देखो तो 2011-12 में भी एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था, फ्रेश वन ऑफ सर्वे जिसको बोला गया था, और उसके बाद 2017-18 में सर्वे हुआ और 17-18 के रिजल्ट हमारे सामने आए नहीं, 2009-10 के रिजल्ट हमारे सामने आए थे। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि देखिए जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, वेलफेयर पॉलिसी, किसी तबके को, किसी कम्युनिटी को पैसा एलोकेट करती है, किसी स्कीम के लिए पैसा एलोकेट करती है, तो इस प्रकार की पॉलिसीज को बनाते वक्त एक एवरेज हाउस होल्ड इंडिया के अंदर कितना खर्चा करता है, अगर ये डाटा सरकार के पास अवेलेबल हो तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में एक रिफाइनमेंट आ जाता है, एक एफिशिएंसी वाला फैक्टर आ जाता है। वो चीज मिसिंग हो जाती है अगर सर्वे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट ना हो तो, ठीक है ना, और उसके रिजल्ट्स ना पब्लिश किए जाए। तो अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात की जाए तो क्विनक्वेनियल सर्वे है, हर 5 साल में एक बार होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ये कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है देश के सारे हाउस होल्ड्स में, चाहे वो अर्बन हाउस होल्ड हो चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो, ठीक है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है? तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, चाहे फूड और नॉन फूड सर्विसेज के ऊपर। फिर ये एस्टिमेट जनरेट करता है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के, ठीक है ना, अलग अलग हाउस होल्ड्स और पर्संस कितना खर्चा कर रहे हैं, डिमांड डायनेमिक्स क्या है इकोनॉमी में, ओवरऑल
बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लोग कौन से गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से गुड्स को कम प्रेफर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स और ग्रोथ ट्रेंड क्या चल रहे हैं सोसाइटी में, इन सब चीजों को यहाँ पे एनालिटिकल तरीके से आइडेंटिफाई करता है। ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे एक टूल की तरह, फोरकास्टिंग टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जीडीपी और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी बहुत कुछ बताता है ये सर्वे। जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इन्वेजिव स्पेशीज थ्रेटन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखिए सेना स्पेक्टागबिलिस नाम की एक इन्वेजिव स्पेशी है जो कि कहीं ना कहीं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के इलाकों में काफी इफेक्ट डाल रही है। वेस्टर्न घाट्स के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के कंजर्वेशन में ये पर्टिकुलर सेना स्पेक्टागबिलिस काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ये जिस जगह पे उगाई जाती है वहां पे ये एलोलोपैथिक ट्रेड्स दिखाती है। एलोलोपैथिक ट्रेड्स क्या होता है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमिना जिसके थ्रू कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाए जो बायोकेमिकल्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या स्पेशी के जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन पे रोक लगा दें। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्पेशी है सेना स्पेक्टागबिलिस, इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते गिर के जब सॉइल में गिरते हैं और सॉइल में घुल मिल जाते हैं तो सॉइल की पूरी फर्टिलिटी को उड़ा देते हैं। इस इन्वेजिव स्पेशी जिस जिस जमीन पे उगती है, जिस जिस फॉरेस्ट फ्लोर पे भी उगती है, वो फॉरेस्ट फ्लोर पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाता है। उसके ऊपर ना घास उगती है, उसके ऊपर ना ही कोई दूसरा हर्बीवोर चर सकता है, उसके ऊपर किसी भी और प्रकार का पौधा, पेड़ वगैरह का उगना काफी मुश्किल हो जाता है। ये इन्वेजिव स्पेशीज वायनाड में पहुंची थी 1980s में, जब इसकी सीडलिंग्स को प्लांट किया गया था एज एवेन्यू ट्री। होता है ना कि भाई सड़कों के और हाईवेज के बगल में जो ट्रीज लगाए जाते हैं उनको एवेन्यू ट्रीज बोला गया था। अब इसको आए हुए 25 साल हो चुके हैं, लगभग 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है और इसको ग्रो करने के लिए अलग से इसको लगाने की जरूरत नहीं है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो, नागरहोल टाइगर रिजर्व हो, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो, बहुत तेजी से सेना स्पेक्टागबिलिस नाम की जो स्पेशीज है बढ़ रही है, लेकिन ये बाकी प्लांट्स को नहीं बढ़ने दे रही है। बाकी प्लांट्स के कंजर्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और एलिफेंट्स के, डियर के, गौर के, टाइगर के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। इनके नेटिव फ्लोरा को, इनकी नेटिव एंडेमिक जो प्लांट स्पेशीज है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर रही है ये सेना स्पेक्टागबिलिस नाम की स्पेशीज। इसलिए बहुत लंबे समय से जो हमारी कंजर्वेशन अथॉरिटीज हैं वो इसके स्प्रेड को कंटेन करने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन कंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार की इन्वेजिव स्पेशीज हम लोग ले तो आए हैं अपने देश के अंदर, लेकिन अब ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। याद रखिएगा सेना स्पेक्टागबिलिस, ये नाम किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके ट्रीज को अपरूट कर रही है, गर्डलिंग कर रही है, कटिंग कर रही है, इनकी ट्री ब्रांचेस को चॉप ऑफ कर रही है। ओवरऑल इसके फैलाव को कंटेन करने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ केरला में ये सेना स्पेक्टागबिलिस बवाल नहीं मचा रहा है, कर्नाटका में मचा रहा है, तमिलनाडु में भी मचा रहा है। तो भाई कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सबको मिलकर ओवरऑल इस स्पेशीज के कंटेन करना पड़ेगा, इसके स्प्रेड को रोकना पड़ेगा। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज काम आएगी। फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वेंकैया नायडू जी ने बोला है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पे रिफॉर्म करने की जरूरत है। एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सी कमियां हैं, बहुत से लूप होल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर किसी एमएलए ने या एमपी ने डिफेक्शन किया है तो कितने टाइम फ्रेम के अंदर स्पीकर को या चेयरमैन को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, ये 10th शेड्यूल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और मान लो स्पीकर ने किसी केस में एक्शन ले लिया या फिर एक्शन नहीं लिया, तो मान लो किसी पर्टिकुलर एमपी या एमएलए ने डिफेक्शन किया, अब उस डिफेक्शन के अगेंस्ट स्पीकर को और चेयरमैन को एक्शन लेना है। तो स्पीकर और चेयरमैन को कितने दिनों के अंदर एक्शन लेना है ये डिफाइन नहीं किया गया। तो कई केसेस में स्पीकर को 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं एक्शन लेने में, और तब तक तो उस पर्टिकुलर एमपी एमएलए का टेन्योर ही पूरा हो जाता है, लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर भाई मान लो स्पीकर ने एक्शन लिया या मान लो स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया, इन दोनों ही केसेस में जुडिशरी के पास एक अपील जा सकती है। तो अपील कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर आएगी, जुडिशरी कितने समय के अंदर अपना डिसीजन लेगा, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये बहुत हद तक अनक्लैरिफाइड है। इन पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन लाने के लिए जो 10th शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको यहां पे अमेंड करने की जरूरत है। और एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जब सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्री होती है, इसको भी यहां पे रेगुलेट करने की जरूरत है। फिर इस एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज को किस प्रकार का कंडक्ट करना है, यह भी यहां पे डिफाइन करने की जरूरत है। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट साहब यहां पे बोल रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को
प्रॉपर करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म और अमेंड करने की जरूरत है, ताकि इसके अंदर जो कमियां हैं वो सही हो जाए। अब वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी एमपी या एमएलए ने डिफेक्शन किया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो एक्शन प्रॉपर पैरामीटर्स के अंदर और एक डिफाइंड टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार कुछ इस प्रकार से अमेंडमेंट लेके आए कि अपोजिशन इसके ऊपर भी चिल्लाने लगे। अब वो तो जब एग्जैक्ट अमेंडमेंट की जो प्रायोरिटीज है और जो प्रोविजन है जब सरकार रिलीज करेगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएस को पनिश किया जाता है। 10th शेड्यूल 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। वो लेजिस्लेटर जो पार्टी हॉपिंग करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, सरकार बनाने गिराने में अपना गलत तरीके से रोल प्ले करते हैं, उनके खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। इसको लाया तो गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। उस समय पे कानून ये था कि किसी एक पार्टी के 1/3 मेंबर अगर निकल के दूसरी पार्टी खेमे की तरफ आ जाते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको मर्जर माना जाएगा। लेकिन इस 1/3 वाले लॉ को बदला गया, आया आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसके बाद मर्जर के लिए 2/3। मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मान लीजिए 30 मेंबर्स हैं लोकसभा में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहे हैं, तो पहले अगर 10 मेंबर जाएंगे तो उनके ऊपर डिफेक्शन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, उसको मर्जर बोला जाएगा। लेकिन अब अगर कम से कम 20 मेंबर जाएंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तभी उसे मर्जर बोला जाएगा। मतलब कि अगर किसी बड़ी क्वांटिटी में एक पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर्स छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कम से कम 2/3 मेंबर जा रहे हैं तो उसको मर्जर कहा जाएगा। डिफेक्शन के अंदर उनके ऊपर सजा नहीं डाली जाएगी। वैसे तो 10th शेड्यूल मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको रेलेवेंट लक्ष्मीकांत की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। तो वेंकैया नायडू जी का ये जो स्टेटमेंट है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करने का, ये काफी सिग्निफिकेंस रखता है। इसके ऊपर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बहुत पॉलिटिक्स हो, क्योंकि सरकार जब भी इस प्रकार का कोई लॉ लेके आती है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन यहाँ पे चिल्लाने लगता है। लेट्स सी यहाँ पे किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअली में सरकार का क्या इंटेंशन है, ये चीज देखेंगे। जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है भाई, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान, आईएमएफ एग्री टू एक्सटेंड स्टॉल्ड बेल आउट पैकेज। देखिए क्या है कि आईएमएफ ने कुछ साल पहले एक $6 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ग्रांट की थी, किसको? पाकिस्तान को। उस समय पे पाकिस्तान के अंदर सरकार थी इमरान खान की, तहरीक-ए-इंसाफ की। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जिस कंडीशंस के साथ ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का लोन आईएमएफ ने दिया था पाकिस्तान को, उन कंडीशंस को इमरान खान की सरकार ने माना नहीं, और इसलिए देखो $6 बिलियन में से $3 बिलियन अभी के लिए पाकिस्तान के पास आया ही नहीं। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर सरकार बदल गई है, तो अब पाकिस्तान के नेगोशिएशंस आईएमएफ के अंदर फिर से शुरू हो गए हैं, और जो स्टॉल्ड बेल आउट पैकेज था $6 बिलियन का, इसको बढ़ा के $8 बिलियन कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए $6 बिलियन कुछ ज्यादा कम नहीं हो गए? तो देखिए होता ही है कि जब आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देती है तो उस फैसिलिटी के आधार पर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी पाकिस्तान को लोन देती हैं। तो अगर आईएमएफ ने बोला है कि भाई आपको $6 बिलियन हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आराम से 15, 20, $25 बिलियन बाकी कंट्रीज की तरफ से भी उधार मिल जाएगा पाकिस्तान को। और अगर आईएमएफ ने अपनी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को बंद कर दिया तो बाकी कंट्रीज से भी पैसा मिलना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, ये इस समय पे वॉशिंगटन में आईएमएफ के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंटोनियो सायस से बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने परमिशन दे दी है कि भाई ठीक है, जो लोन सितंबर 2022 तक के लिए देना था हमें पाकिस्तान को, अब हम उसको 9 महीने से 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, और टोटल लोन $6 बिलियन से बढ़ा के $8 बिलियन कर दिया जाएगा। इस लोन के किस्तों को बंद कर दिया था प्रीवियस इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, मैंने उस न्यूज को भी कवर किया था। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने 39 मंथ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी साइन किया था जुलाई 2019 से लेकर सितंबर 2022। इसमें से $3 बिलियन अभी भी पाकिस्तान के पास पहुंचा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए गए थे कि इन्होंने भाई बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं इनके बिजनेसेस को, जो कि सही नहीं है। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने लोगों को, जो कि फिजिकल प्रूडेंस के लिए सही नहीं है। इन सब चीजों को हटाने की बात की है आईएमएफ ने, और इन सब चीजों को अगर आप हटाओगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़ेगी, और अभी की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, इसको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो भाई जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इसने भाई कमिटमेंट दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कि ठीक है भाई, जो भी आप इकोनॉमिक
रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगा रहे हैं, हम उनको मानेंगे, लेकिन इससे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ सकती है। देखिए हुआ ये है, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $10.8 बिलियन पे, एक बड़ी करंट अकाउंट डेफिसिट चल रही पाकिस्तान के अंदर, टैक्स कलेक्शंस इनके ज्यादा है नहीं। अब इस बीच में अगर आप पाकिस्तान के लोगों को प्रति लीटर पेट्रोल पे 21 रुपए का आप कह लो सब्सिडी दो, प्रति लीटर हाई स्पीड डीजल पे 51 रुपए की सब्सिडीज दोगे, तो ये सब्सिडी कहां पे आएंगी? अब लोगों की जेब से पैसा नहीं निकल रहा है तो टैक्स पेयर्स की जेब से पैसा निकलेगा। तो यही चीज आईएमएफ बोल रहा है कि भाई देखो, आपको फिस्कल प्रूडेंस लेके आना है, आप फ्री में ये जो अपनी आवाम को सब्सिडी बांट रहे हो, टैक्स इंसेंटिव बांट रहे हो, ये नहीं चल पाएगा। तो यही टैक्स इंसेंटिव जो इमरान खान ने दिए थे उसको हटाने की बात कर रहा है आईएमएफ। शहबाज शरीफ ने अभी तो मान लिया है, लेकिन अभी की सरकार ने ये एक्सेप्ट भी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी है कि भाई इमरान खान ने जो पॉपुलिस्ट मेजर शुरू किए थे, फ्यूल सब्सिडी लगाना, टैक्स एमनेस्टी देना, ठीक है, इन पॉपुलिस्ट मेजर को हमें रिवर्स करना है, हमें एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, और एडिशनल टैक्सेस लगाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जनता नाराज होगी। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन 12.7% पे पहुंच चुका है। ओवरऑल एक बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो उनकी इस समय पे सरकार बनी है वो जैसे तैसे कोalition पे टिकी हुई है। कितने लंबे समय तक पाकिस्तान आईएमएफ के इन रिस्ट्रिक्शंस को मान पाएगा, इकोनॉमिक टर्म्स में पाकिस्तान कितना इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस हो पाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आईएमएफ ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 4% से बढ़ेगी, पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने प्रेडिक्ट किया 4.8% से बढ़ेगी। जीएस पेपर 2 और 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना।